आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस 58 परिवार के अंदर स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 जो अध्याय संख्या 2 है उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में क्या करती, व्यापार शुरू करती है। तो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर अपने व्यापार की शुरुआत करती है और शुरुआत के साथ धीरे धीरे कंपनी क्या करती है, यहाँ बंगाल के अंदर आर्थिक अधिकार हड़प लेती है और आर्थिक अधिकार हड़प करके फिर क्या कर लेती है, उन आर्थिक जो अधिकारों का क्या कर लेती है, दुरुपयोग प्रारंभ कर लेती है, जिससे बंगाल के नवाब को क्या होता है, बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर क्या करती है, अपनी किलेबंदी प्रारंभ कर दी है, यानी रिश्वत के माध्यम से वो यहाँ की ज़मीन हड़प लेती है। ज़मीन हड़प करके अधिकारियों को रिश्वत दे करके अपनी किलेबंदी को क्या कर लेती है, सुदृढ़ कर लेती है। फिर धीरे 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 बढ़ते हुए ये कंपनी क्या कर लेती है, यहाँ की शासन सत्ता को भी अपने हाथों में हथिया लेती है। तो इन सभी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है और आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को क्या करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम देखेंगे विस्तार, यानी जब क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार की शुरुआत करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू होती। अब देखो इधर बंगाल की बात है, वैसे भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ करती है, सूरत के अंदर करती है। सूरत के अंदर पहली अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर दी, लेकिन ये बात हो रही है बंगाल वाले क्षेत्र में। तो बंगाल वाले क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर 1651 के अंदर जो ब्रिजमैन होता है, ब्रिजमैन के नेतृत्व के अंदर इस स्थान पर क्या की जाती है, अंग्रेजी कारखाने की शुरुआत की जाती। क्योंकि देखो घटना होती है, ये शाहजहाँ का समय की बात थी, जब शाहजहाँ ने क्या किया था, इस क्षेत्र में कंपनी को यानी व्यापारिक अधिकार दिए थे। एक अंग्रेज डॉक्टर आया था गैब्रियल वाटसन, जिसने शाहजहाँ की पुत्री थी जहारा बेगम थी, उसका क्या कर दिया, सफलतापूर्वक इलाज कर दिया। इससे खुश होकर के शाहजहाँ ने क्या किया था, कंपनी को व्यापारिक अनुमति दी थी, जिसके अंदर एक दो अंग्रेज जहाज बिना चुंगी व्यापार के लिए क्या कर सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे। ठीक है, तो कंपनी के जो कर्मचारी फिर यहीं से कहाँ से, हुगली से अपना काम चलाते थे, यानी हुगली से अपना व्यापार करते थे। फिर इसके आसपास के क्षेत्र जैसे पटना, कासिम बंगार और राजमहल में भी उन्होंने क्या कर लिए, अपने कारखाने खोल लिए थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्टर, ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों को तो फैक्टर कहा जाता था, और जो इनके जो व्यापारिक कोठी होते थे, उस व्यापारिक कोठी को क्या कहा जाता था, फैक्ट्री कहा जाता था। ये कारखाने कह सकते हैं, उन कारखानों को क्या कहा जाता था, फैक्ट्री, जहाँ वो अपने देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का क्या करते थे, भंडारण करते थे। इसके लिए इन हर फैक्ट्री के अंदर क्या होता था, एक वेयर हाउस होता है, जिसमें निर्यात होने वाली चीज़ों को क्या किया जाता था, जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे, जिसमें कंपनी के क्या बैठते थे, अफसर फैल बैठते थे। वो विभिन्न प्रकार की यहाँ क्या बनाते थे, योजना बनाते थे, और किस तरीके से कंपनी का जो व्यापार बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन और अपने कार्यों और योजनाओं को क्या करते थे, मूर्त रूप देते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों के यानी जो दलाल होते थे और जो व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। जो इनसे संबंधित थे, कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियों में क्या थे, सहयोगी थे और लाभप्रद थे, उन लोगों को कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों के आसपास में बसाना। किसके लिए, कंपनी ने अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा, भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण व्यापारी और सब समृद्ध लोग, उनका अपना समर्थक बनाने के लिए। अब कंपनी यहाँ तक चलता रहा, लेकिन कंपनी ने जब यहाँ से देखा कि काफ़ी कुछ यहाँ पर झगड़े की भी स्थिति आ रही है। हालांकि इससे पहले तक जब जॉन साइल्ड ने क्या किया था, कुछ उस समय के जो मुगल बादशाह औरंगजेब के जहाज़ों को लूटपाट आदि ऐसा प्रयास किया था, तब इनके बीच में झगड़ा हुआ था। तब अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ा था, हुगली से पलायन करना पड़ा था। हालांकि बाद में जो चारनाक ने क्या कर ली थी, औरंगजेब के साथ संधि कर ली, और उसके बाद में भी 1691 के अंदर जो शाइस्ता खान यहाँ का जो गवर्नर था मुगल, उसके बेटे इब्राहिम खान ने भी क्या कर लिया था, कंपनी को एक फरमान जारी कर दिया, जिसमें 3000 रुपये के एवज में उसको समस्त व्यापारी कर और चुंगी से मुक्त कर दिया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, वर्धमान जिले का जमींदार था सोबा सिंह,
उसने विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, किलेबंदी करनी पड़ी थी, है ना। तो अंग्रेजों को क्या करनी पड़ी, जो सूतानाती नामक गांव जो उन्होंने खरीदा था उसकी उन्हें किलेबंदी करनी। कब, 1696 में। तक कंपनी ने आबादी के चारों तरफ किले बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। अब ये 3 गांव कौन कौन से थे, ये 3 गांव थे, एक तो कालिकाता, एक कालिकाता था, दूसरा गोविंदपुर और तीसरा था सूतानाती। इन 3 गांवों को ब्रिटिश कंपनी ने 1698 के अंदर जो बंगाल का सूबेदार था अजी मुसान से इनको 1200 रुपये देकर के कंपनी ने क्या कर लिया था, इन्हें खरीद लिया था। और बाद में जोब चारनाक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर के यहाँ क्या की थी, कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहते हैं, जो कलकत्ता पहले था अब कोलकाता कैसे, इसकी क्या रखी थी, यहाँ पर नींव रखी थी। और कलकत्ता के चारों ओर क्या की गई थी, किलेबंदी की गई थी। और यहीं पर उन्होंने फिर इस किलेबंदी को नाम दिया था फोर्ट विलियम, यानी फोर्ट विलियम की स्थापना इसी जगह पर उन्होंने इन 3 गांवों को मिलाकर की थी। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए क्या करे, व्यापार का फरमान जारी कर दे। हालांकि ये कंपनी ने नहीं किया था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो संस्था का बेटा था इब्राहिम खां, इसने जारी किया था, जो इस समय यहाँ का क्या था, जो मुगल सूबेदार था, तो इसने ये जारी किया था। अब आगे पढ़ेंगे, ये तो कंपनी की रियायत। अब देखो कंपनी और इनके बीच टकराव क्यों होगा। कंपनी क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के अंदर लगी हुई थी। जैसे उनको एवज के लिए व्यापारी करों चुल्क से कहीं एक विशेष इलाके के अंदर मुक्त किया, लेकिन कंपनी उस समय के संपूर्ण भारत के यानी संपूर्ण मुगल क्षेत्रों में इसका प्रयोग करने लगी। और इसके बहाने कंपनी क्या करने लगी, जो काला बाजारी भी करने, यानी गलत तरीके से कंपनी क्या करने लगी थी, व्यापार करने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से उससे केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, जबकि कंपनी के जो अधिकारी निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया, जो है चुंगी यानी चुल्क सुखाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी उन्होंने इसकी अपने हिसाब से व्याख्या की कि उन्हें भी मुफ्त में व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ। तो इससे जो बंगाल का जो शासक था, बंगाल का जो सूबेदार था, उसे राजस्व में बहुत हानि हुई। ऐसे में भला जो बंगाल का इस समय का जो कौन था, जो अंतिम जो मुगल बादशाह की ओर से नियुक्त कौन था, मुर्शिद कुली खां था। तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया था कि भाई इससे क्या होता है, इससे हमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो हालांकि मुर्शिद कुली खां इस समय बहुत शक्तिशाली जो गवर्नर था, जो कि मुगल बादशाह जो की तरफ से सीधे नियुक्त होने वाला अंतिम गवर्नर कह सकते हैं, गवर्नर था, तो उसने इसका क्या किया था, विरोध किया था। अब देखो फरमान का मतलब आप देख लो, फरमान मतलब क्या होता है, एक शाही आदेश होता है जो बादशाह की तरफ से क्या होता है, जारी किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो ये जो चित्र है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस चित्र के अंदर जो आप देखेंगे ये क्या है, ये मद्रास में जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जो नौका हैं, जिसका विलियम सिम्पसन द्वारा बनाए गए चित्र हैं, है ना। यहाँ पर आप देखते हैं ये समुद्री तट का इलाका है जहाँ पर नौकाएं क्या ला रही है, सामान ला रही है ना। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो हम देखेंगे व्यापार से युद्धों तक। अब तक तो कंपनी क्या कर रही थी, सिर्फ रियायत है। ये रॉबर्ट क्लाइव है जो यहाँ पर जो युद्ध होगा प्लासी का, उसमें क्या करेंगे, अंग्रेजी सेना का नियंत्रण करेंगे, यानी उसका नेतृत्व प्रदान करेंगे। अब कंपनी क्या करती है, व्यापार से आगे बढ़ जाती है। जब कंपनी ने देखा, है ना, कि जब ऐसे इस तरीके से इन नवाबों से रियायतें अधिक से अधिक कैसे प्राप्त की जाए, इनके आपसी फूट का भी उन्होंने लाभ उठाया और रिश्वत आदि के माध्यम से इनको क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। और अब कंपनी ने अधिक रियायतें प्राप्त करने के लिए इन नवाबों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, और इसी से क्या होगा, युद्धों की शुरुआत होगी। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों में टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब क्या दिखाने लगे, अपनी ताकत दिखाने लगे। तो इसमें से कौन से नवाब थे, मुर्शिद कुली खां, जिसने क्या की थी, बंगाल की स्थापना की थी। 1717 के अंदर इनको यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है और इन्होंने बहुत सारी अपनी स्थिति सुदृढ़ की है और अपने राज्य की जो वित्तीय प्रबंध है उस वित्तीय प्रबंध में भी बहुत अच्छा इन्होंने सुधार किया था।
उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने के कारण अलग अलग क्षेत्रीय ताकतों का इस समय क्या हो रहा था, भारत में उदय हो रहा था और वो शक्तिशाली हो रहे थे। यानी विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत इस समय हुई थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां शासक बने। हालांकि इसके बीच में और भी थे, सुजाउद्दीन, सरफराज खां थे, लेकिन उसके बाद में फाइनल रूप से कौन शासक बना, अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां के बाद ये इसकी यानी जो मुर्शिद कुली खां के बाद में से लगा करके जो अली वर्दी खां हैं, इसके समय तक के जो शासक थे वो क्या थे, सब के सब शक्तिशाली थे। कैसे नवाब थे, शक्तिशाली शासक थे। इस कारण उन्होंने क्या किया था, कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। उन्होंने कंपनी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी। और जो अली वर्दी खां का तो ये मानना था कि उन्होंने कहा था कि यूरोपीय लोगों की उन्होंने तुलना किसकी कर दी, मधुमक्खी के छत्ते के समान की थी, और जिनका अपने लाभ के लिए उन्होंने कहा था कि शहद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद में जब सिराजुद्दौला क्या बने, नवाब बने, तब क्या हुआ, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में व्यापारिक संबंधों के कारण दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते ही चले गए। इधर कंपनी ने भी क्या किया, सिराजुद्दौला को कमज़ोर करने के लिए और वहाँ पर एक कठपुतली शासक जो नवाब बनाने का प्रयास किया था। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। किसने माने, इन नवाबों ने, चाहे मुर्शिद कुली खां हो, चाहे अली खां हो, अली वर्दी खां हो या सिराजुद्दौला। लेकिन जब सिराजुद्दौला शासक बना तो उस समय तो कंपनी ने किसी प्रकार का नजराना नहीं दिया था, नहीं कंपनी वहाँ पर जाकर के जो नवाब होता है, नवाब के प्रति शिष्टता का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा इन नवाबों ने क्या किया, कंपनी को सिक्के डालने का भी अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। इन नवाबों ने कंपनी को क्या किया, जिसमें विशेषकर जो अली वर्दी खां है, उसने कंपनी को व्यापार तो करने दिया, लेकिन कंपनी को कोई किलेबंदी करने नहीं दी थी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल के अंदर राजस्व में क्या हो रहा है, बड़ा ही नुकसान हो रहा है, यानी उसकी वसूली कम हो जा रही है, जिससे नवाबों की ताकत क्या पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है। क्योंकि कंपनी क्या था, व्यापार करने का अधिकार तो केवल किसको मिला था, कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी के कर्मचारी भी इसका निजी व्यापार किया करते थे। इसके अलावा जो फर्रुखसियर के समय में जो दस्तक मिली थी, उसको क्या करते थे, भारतीय मित्रों को भी बेचकर ये कंपनी के अधिकारी लाभ कमा लेते थे। इधर कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, यानी कंपनी तो क्या करना चाहती, फ्री ही व्यापार करना चाहती थी। और कंपनी के अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी, किसको, नवाबों को, और जिससे नवाबों और उसके अधिकारियों को इसने क्या किया था, अपमानित करने का प्रयास किया। तो इस बात से क्या हो गए, जो ये नवाब थे वो क्या हो गए, नवाब और उसके अधिकारी क्या हो गए, क्रोधित हो गए। और इस तरीके से दोनों के बीच में क्या तो होता रहा, झगड़ा बढ़ता ही गया था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह यानी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और उनका मानना था कि व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार क्या करे, शुल्क हटा ले। शुल्क हटाने से ही क्या होगा, कंपनी का व्यापार अच्छे तरीके से चलेगा। जबकि नवाब चाहता था कि उसका क्या हो, उसकी आय बढ़े, और आय के लिए वो क्या चाहते हैं, उसको टैक्स की प्राप्ति हो। तो इन दोनों के कारण ही यहाँ के क्या हो रहे थे, टकराव बढ़ रहे थे। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे क्या बढ़ानी होगी, अपनी आबादी, यानी आबादी बढ़ा करके उसे क्या करनी होगी, अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तभी वो क्या कर पाएंगे, इन जो जमींदारों पर या इन नवाबों के ऊपर वो अपना क्या कर पाएंगे, नियंत्रण रख पाएंगे। इसके लिए गांव खरीदने होंगे, तो इसके लिए कंपनी ने वैसे शुरुआत ही कर दी थी। और जो किलों का क्या करना, पुनर्निर्माण करना होगा। तो इसके लिए कंपनी ने मद्रास में, कलकत्ता में, है ना, बम्बई में, जगह जगह अपने क्या किए, किले बनवाने प्रारंभ कर दिया। यानी अपने किलेबंदी को क्या किया, सुदृढ़ किया, और रिश्वत देकर के विभिन्न आदि माध्यम से गांव खरीदने प्रारंभ कर दिए थे। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होने चले, अनंत इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हो गई थी। तो इस प्लासी के युद्ध के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें संपूर्ण प्लासी के युद्ध का क्या करेंगे, हम विवेचन करेंगे। अब देखो, इसमें आगे एक जो शब्द आएगा, कठपुतली, जिसका अर्थ क्या होगा। कठपुतली एक ऐसा खिलौना होता है जिससे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से क्या करते हैं, नचाते। तो ये व्यक्ति के लिए क्यों प्रयोग हुआ, जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता उससे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर क्या कहा जाता, कठपुतली कहा जाता। यानी कंपनी जब यहाँ पर चाहती थी
कि बंगाल के अंदर ऐसा नवाब बने जो उनके हाथों का क्या हो, कठपुतली, यानी उनके इशारों पर नाचे, उन्हें अधिक से अधिक क्या हो दे, व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करे। तो इसके संदर्भ में हुआ। वैसे कठपुतली नृत्य अपने राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के अंदर बहुत किया जाता है। तो आप सभी राजस्थान के जो निवासी वो इनसे परिचित होंगे, जिसमें कलाकार क्या करता है, उसके धागों को अपनी अंगुलियों के माध्यम से नृत्य करवाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।